नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्वनाथ प्रसाद जी की कहानी एक लोथड़ा। विश्वनाथ प्रसाद जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इधर कुछ दिनों से प्रदीप को लग रहा था कि निर्मला बदल गई है। पहले निर्मला उससे बिना पूछे सांस भी नहीं लेती थी। इससे प्रदीप का अहंकार तृप्त होता था। ज़्यादातर मर्द चाहते हैं कि औरतें अपने मन से कोई काम न करें। ऐसे मर्दों के लिए प्रेम का अर्थ होता है औरत की निर्भरता। औरत हर बात में पुरुष से पूछे, लेकिन पुरुष हर बात में आज़ाद हो। प्रदीप ने निर्मला को उसके पांव पर खड़ा कर दिया था। पढ़ाई लिखाई और नौकरी। निर्मला ने उसी से पूछकर शादी भी की थी। निर्मला का अपना परिवार हो गया तो वह अपने तरीके से रहने लगी और यहीं से दूरी भी बढ़ने लगी। लेकिन प्रदीप उसे छोड़ भी नहीं पाता था। निर्मला को जबलपुर जाना था। ट्रेन लेट थी, लगभग 1 घंटा। यात्री कभी अपनी घड़ी देखते, कभी स्टेशन की घड़ी। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट, 20 मिनट और इसी तरह से पूरा आधा घंटा निकल गया। लोग सिग्नल की ओर देखने लगे। निर्मला को जबलपुर जाना था। लड़का भी साथ में है, लगभग 5 वर्ष का। पति छोड़ने के लिए आया था। प्रदीप भी आ गया था। वह निर्मला से चलते समय धीरे से कह भी दिया था, चलने में की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं अब लड़की तो हूँ नहीं, दुनिया को देख और समझ रही हूँ। फिर भी प्रदीप नहीं माना। आदत से मजबूर था। बहुत दिनों से निर्मला के हर काम को पूरा करके सुखी होता था और आज भी उसी सुख की तलाश में वह स्टेशन तक चला आया था। बहुत भीड़ थी। लोग प्रायः सट सट के खड़े थे। प्रदीप की इच्छा हुई कि निर्मला से कुछ कहे। कहने का कोई निश्चित विषय नहीं था, बस यूं ही कुछ कहना था। गाड़ी कब पहुंचेगी, वहां कौन आएगा, निर्मला फिर कब लौटेगी, और जो भी दिमाग में आ जाए उस समय। लेकिन निर्मला कुछ लोगों से घिरी थी। भाई था, 2 बहनें थी, एक दो दूसरे भी लोग थे जिन्हें प्रदीप पहचान नहीं रहा था। निर्मला इन सबसे बातें करने में व्यस्त थी। ना जाने कितनी बातें आती हैं उसको, वह चुप रहना ही नहीं जानती। ये सब मतलब कि यार है। अब निर्मला नौकरी कर रही है, पैसे मिल रहे हैं, सारे सगे संबंधी इकट्ठा हो गए हैं, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था। इस समय ना भाई बहनों की बात खत्म हो रही है और ना निर्मला की। उस समय इसकी जरूरी बातों को भी कोई सुनने वाला कोई नहीं था। और आज वह अपने को विशिष्ट समझ रही है। उसे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। जिन सीढ़ियों से वह चढ़ी थी उन्हीं को तोड़कर खत्म कर देना चाहती है। प्रदीप भीड़ में था, लेकिन अकेला। भीड़ का हिस्सा होना दूसरी बात है और भीड़ में अपने को मन को मिलाना दूसरी बात। भीड़ के साथ मन मिलाना भी तो नहीं आता। भीड़ इकट्ठा होती है तमाशा देखने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर भी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाती है। सबका मन और सबका दिमाग एकदम अलग होता है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई भीड़ में सबकी दुनिया अलग होती है। निर्मला की दुनिया अलग है और प्रदीप की भी दुनिया अलग है। प्रदीप ने कई बार कनखियों से निर्मला को देखा। शायद अब वह इसकी ओर देखे, लेकिन निर्मला कभी अपने भाई बहनों को देख रही थी, कभी घड़ी की को और कभी सिग्नल तक दिखाई पड़ती हुई रेल की पटरियों को। शाम थी, थोड़ा धुंधलका हो रहा था। पटरियां कुछ दूर तक समांतर दिखाई पड़ रही थी। फिर लगता था धीरे धीरे उनकी आपस की दूरी कम हो रही है। शायद दोनों समानांतर हुई पटरियां आपस में मिल जाएं, लेकिन नहीं, वे अंधेरे में खो गई थी। प्रदीप ने आंखों को गड़ाकर बहुत गौर से देखा। सिग्नल के उस पार काफी दूर पर तारे की तरह एक रोशनी चमक रही थी। गाड़ी होगी जो अंधेरे में खोई हुई पटरियों के ऊपर से धड़धड़ाती आ रही होगी, लेकिन उधर अंधेरा है जिधर निर्मला की गाड़ी को जाना है। प्रदीप ने समय गुजारना चाहा। भीड़ से कटकर वह किधर जाए। पत्रिकाओं से लदा हुआ एक ठेला सामने आकर खड़ा हो गया। किताबों और पत्रिकाओं के आवरण चमक रहे थे। अंदर क्या होगा कौन जाने। अच्छा है कि बाहर की तड़क भड़क देखकर संतुष्ट हो लिया जाए। अंदर के पन्नों को उलटने से निराशा मिलेगी। यह चूड़ियों वाला भी गजब है, छमाछम चमका रहा है। चूड़ियों की यह खनक इस भद्दे आदमी की सख्त उंगलियों के झटकने से निकल रही है। चमकदार चूड़ियां उसकी उंगलियों से छटक कर निकलना चाहती है, लेकिन वह झटके पर झटका देकर भी उन्हें अपनी दाब में रखे है। आरएमएस का पोर्टर हड़हड़ कर खड़खड़ करता हुआ चिट्ठियों का बैग लादे चला जा रहा है। बहुतों के प्यार, संदेश, शोक, आशा, आकांक्षा और जिंदगी की बहुत सी बातों को यह लादे हुए है। फिर भी सबसे बेपरवाह।
इन बैगों को धमाधम फेंकेगा और आरएमएस के डिब्बे में, और इसके खड़खड़िया छकड़े की तरह प्रदीप भी ढो रहा है बहुत सारी बातों को। आरएमएस का ठेला दफ्तर से रेल के डिब्बे तक लद कर आता है, फिर खाली वापस चला जाता है। अकेले अगले गाड़ी के इंतजार में दफ्तर के सामने ढकेल दिया जाता है। बुकिंग के लिए एक टीटी यात्रियों का चार्ट लेकर आ गया। प्रदीप जानता है कि सारी बर्थों का आरक्षण हो चुका है, कहीं जगह खाली नहीं है। निर्मला का आरक्षण वह स्वयं 4 दिनों पहले आकर करा गया था। टीटी को कुछ लोग घेरे हुए हैं, शायद कहीं कोई जगह हो। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आज नहीं जा रहे। सबको जगह मिल जाएगी। जिनकी जगह सुरक्षित है उनको तो मिलेगी, जो इंतजार में है उनको भी मिल ही जाएगी। प्रदीप को जाना नहीं है। वह निर्मला की बोगी और बर्थ नंबर भी जान रहा है, फिर भी पूछकर इत्मीनान करना चाहता है। जानना चाहता है कि उसके अगल बगल कौन है। खैर, यह तो डिब्बे में भी मालूम हो जाएगा। चलते चलाते यह भी पूछ लिया जाए कि यह क्या कोई जगह खाली है। कोई प्रयोजन नहीं है, पूछने के लिए भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ बड़ी धक्कम धुक्की है। कुछ लोग टीटी के कान में खुसुर फुसुर कर रहे हैं। बहुत देर तक प्रदीप को इंतजार करना पड़ा। टीटी ने एक झटके से कह दिया, कोई जगह का नहीं है, रिजर्व डिब्बे के सामने गाड़ी आते ही चार्ट लग जाएगा, देख लेना। टीटी बहुत ताव में था, लग रहा था इस समय उसके सामने सभी नाचीज हैं। हर आदमी को वह एक ही डंडे से हाँक रहा था। फिर भी लोग उसके कान में क्या कह रहे हैं, शायद लेने देने की बात। प्रदीप को उसका चेहरा बहुत घिनौना लगा। उसका सांवला रंग एकदम काले आबनूस की तरह लगने लगा। उसके पान खाए हुए दांत ऐसे लगे कि आदमी के खून में डूबे हों। उसका काले फ्रेम का चश्मा बहुत भारी भारी लगने लगा। छोटी छोटी आंखों के बीच में आगे की तरफ जरा सी झुकी हुई नाक को देखकर लगा कि कोई उल्लू बैठा है। इससे अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। यह भी कितना व्यंग है कि इसके पीठ के पीछे व्हीलर की बुक स्टॉल पर शीशे की अलमारी में सबसे आगे एक पुस्तक सजाई गई है, हाउ टू बिहेव। लेकिन सभी टीटी तो ऐसे नहीं होते। प्रदीप को एक टीटी की याद आई जिसने बहुत मदद की थी। फिर प्रदीप को लगा कि शायद उसी का दिमाग खराब है जो उल्टा पुल्टा सोच रहा है। सहसा प्लेटफॉर्म के लोग खड़े हो गए। सबके हाथ में अपने अपने सामान है। जिनका सामान भारी है वे उतावले होकर कुली का इंतजार कर रहे हैं। निर्मला के पास सिर्फ एक अटैची है। प्लास्टिक के एक झोले में खाने पीने का सामान है। प्रदीप थोड़ा पास चला है, निर्मला की मदद करना चाह रहा था। निर्मला ने आंखें उठाकर देखा, कहा कुछ भी नहीं। प्रदीप के अहंकार ने एक क्षण के लिए उसे रोक लिया। काम पड़ने पर लटक कर बातें करती है और काम निकल जाने के बाद तो लगता है जान पहचान ही ना हो। मुझे विश्वास है कि आप ही यह काम कर सकते हैं। छोटी छोटी आंखों को नचाकर वह कहती है। यह उसका रामबाण है। एक काम आ गया तो जरा सा देखकर जैसे इशारा कर दिया, इसकी अटैची पहुंचाऊं, इसकी बर्थ खोजकर इसे बैठाऊं। लेकिन क्यों? उनकी सारी बातें मान लेने पर भी तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। प्रदीप अपने को रोके रहा। गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। जनरल डब्बे में बहुत तेज धक्का मुक्की थी। रिजर्व वाले 3 टायर में भी लोग धक्का दे रहे थे। प्रदीप ने सोचा कि जब हर पैसेंजर को अपनी बर्थ मालूम है तो किसी को इत्मीनान क्यों नहीं है। बेसब्री में लोग छटपटा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जो खड़े हैं वे भी धक्का खा रहे हैं और कोई किसी की नहीं सोच रहा। बच्चों, बूढ़ों, औरतों की पहचान इस हड़बड़ी में खत्म हो गई है। हर आदमी का स्वार्थ ही ऊपर है। जब अभाव होता है या अभाव का भय होता है तो आदमी अधिक स्वार्थी हो जाता है। उस समय वह एक जानवर की तरह व्यवहार करता है। एक साथ कई भैंसें नाद के लिए छोड़ दी जाएं तो आपस में टकराती हैं। उनके बच्चे भी धक्का खाकर छिटक जाते हैं। जब आदमी अपने को सुरक्षित समझ लेता है तो उसके अंदर से एक दूसरा भला आदमी झांकता है। यात्रा में कभी कभी अपने को असुरक्षित समझकर कुछ कमजोर मन वाले लोग दूसरों को अपने पास बैठा लेते हैं। धीरे धीरे उनसे घुल मिल जाते हैं। ऐसे में ही धोखा होता है। निर्मला इसी तरह की है। अकेली ही निकल पड़ती है। बहुत हिकड़ी दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर की औरत बहुत कमजोर है। हमेशा अपने को असुरक्षित समझकर किसी भी अपरिचित से दोस्ती कर बैठी थी। ऐसे में प्राय बुरे लोग ही तो मिलते हैं। फिर भी प्रदीप को याद आया कि उसकी भी तो निर्मला से यात्रा में ही पहली भेंट हुई थी। 3-4 स्टेशन जाने थे। निर्मला बीए का इम्तिहान देने के लिए आ रही थी। किताब खुलकर पढ़ रही थी। सुबह की हवा थी। चिड़ियाँ चहक रही थी। प्रदीप इस वातावरण में अपने को घुला मिला रहा था, लेकिन सामने की सीट पर बैठी निर्मला बार बार उसकी आंखों को उलझा ले रही थी। उस समय निर्मला छरीरी थी, कुमारी थी। उसके गए हुए रंग पर हरे रंग की साड़ी फब रही थी। उसने हरे रंग की चूड़ियाँ पहन रखी थी।
एकदम मैचिंग। सुबह की ताजगी में यह हरी प्रतिमा प्रदीप को गुदगुदा रही थी। एक बार मन ने रोका, फिर भी नहीं माना। वह पूछ लिया, मैडम इम्तिहान देने जा रही हैं क्या? निर्मला हड़बड़ा गई। प्रदीप से कटना चाहता लेकिन कट नहीं पाई। प्रदीप ने उसे कॉलेज तक पहुंचाना था। चाहा इम्तिहान खत्म होने पर फिर आ गया। कुछ दिनों के बाद वह निर्मला के लिए घर वालों से अधिक सगा हो गया। निर्मला का घुलनशील स्वभाव प्रदीप के मन में अनेक शंकाएं जगाता था। जब भी किसी नए आदमी को वह निर्मला से बातें करते देखता तो तरह तरह की शंकाएं पैदा होती। फिर निर्मला का विवाह हो गया, फिर भी प्रदीप की नज़दीकियां बनी रही। उसकी यह सोचती कि उसके इतना करीब कोई दूसरा नहीं रह सकता, शायद निर्मला का पति भी नहीं। प्रदीप धक्कों से बचने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे चुपचाप खड़ा हो गया। गाड़ी दूसरे किनारे पर थी। निर्मला का डिब्बा प्रदीप के सामने ही था। निर्मला की अटैची को उसके पति ने उठा लिया। निर्मला जरा सी ठमकी, इधर उधर देखा, शायद अपने स्वभाव के अनुसार किसी दूसरे सहायक को भी चाह रही हो सकता है प्रदीप को खोज रही हो। अभी वह अपनों की भीड़ से घिरी थी। वह अपनों की वह भीड़ थी जो या मतलबी होते हैं या तमाशबीन। अपना काम है तो चिपटे हुए हैं पाने के लिए, काम नहीं है तो खड़े हो जाएंगे तमाशा देखने के लिए। सहायता के लिए आंखें उठते ही ये लोग खिसक जाते हैं। निर्मला के भाई बहन भी गलचौर करने के बाद पीछे रह गए थे। निर्मला का पति शायद अपने मन में नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए निर्मला की अटैची लेकर आगे आगे चल रहा था। निर्मला अकेली थी। ऐसा अकेलापन जो अपनों की भीड़ में स्वार्थ का साधन बनने के बाद महसूस होता है। प्रदीप अपने दोनों हाथों को सीने के ऊपर बांधे चुपचाप खड़ा था। हर बार पराजित होने वाले प्रदीप को यह अपनी विजय लग रही थी। निर्मला धक्के खाती हुई डिब्बे में घुसी। उसकी बर्थ खिड़की के ठीक सामने थी। हड़बड़ी में बैठ गई। गिने गिनाए दो सामानों को हिफाजत से रखने की बेचैनी थी। पति और पत्नी में कुछ कचकच होने लगी। अपनी अटैची को बर्थ से बांधने के लिए निर्मला जंजीर नहीं लाई थी। आरोप प्रत्यारोप होने लगा। हरी बत्ती आगे जल गई। गाड़ी ने सीटी भी दे दी। प्रदीप धीरे धीरे खिड़की के पास आ गया। निर्मला के पति को नीचे उतरने के लिए प्रदीप बार बार कह रहा था और गाड़ी छूटते छूटते वह नीचे भी आ गया। इलेक्ट्रिक इंजन गाड़ी को खींचने लगा। अपनों को छोड़ने के लिए आए हुए लोग हाथ हिलाने लगे। निर्मला ने भी हाथ बाहर निकालकर हिलाया। उसने पहले अपने पति की ओर देखा, फिर भाई बहनों की ओर। प्रदीप अपनी जगह पर खड़ा था, आहत सा। गाड़ी धीरे धीरे तेज होने लगी। निर्मला का हाथ एक बहुत मोटी मथानी की तरह नाच रहा था। पहले वाली छिरोरी निर्मला अब नहीं थी। मोटापे से झूलता हुआ कंधा लोथड़े की तरह हिल रहा था। कलाई की मोटाई में चूड़ियां कसकर बेबस हो गई थी। विवाह के पहले खरीदी गई सुनहरी घड़ी का पानी उतर गया था। कलाई में उसका सिर्फ काला पट्टा दिखाई दे रहा था। प्रदीप की निगाह निर्मला के हाथों के कुछ नीचे गई। एक भद्दा सा पिंड झूल रहा था। कुछ ही दिनों में निर्मला इतनी मोटी हो गई। गाड़ी कुछ तेज हो गई। निर्मला और भी तेज अपने हाथ को नचा रही थी, जैसे हवा में कुछ मत रही हो। उस मंथन की विद्रूपता से प्रदीप बहुत परेशान था। निर्मला के भाई बहन मंथन से निकले हुए मक्खन को पाने के लिए शायद रेल के साथ साथ दौड़ने लगे थे। प्रदीप ने फिर देखा, निर्मला का गोल चेहरा भी मोटाई से फूलकर डब्बा हो गया। उसमें उसकी नन्ही नन्ही आंखें और छोटी सी नाक दब गई। निर्मला की गर्दन भी बहुत मोटी हो गई। वह गर्दन को घुमा फिरा नहीं पा रही है। निर्मला अब सिर्फ मांस का एक ऐसा पिंड लग रही है जिसमें ना भावना थी, ना अपनों और पराई की पहचान। वह मांस का एक गोल मटोल लोथड़ा भर दिखाई पड़ रही थी।